हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, 3284 भर्ती जो 1 फरवरी को होना है, उसका फीस जो है अब कटने लगा है, तो आप लोग फीस कटवा सकते हैं। ठीक है, जिन लोगों का शॉर्ट लिस्ट में नाम आया था वो लोग अब ऑनलाइन जो है पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट जो होगा वो एक फरवरी को एग्जाम है, तो उसके पहले पहले आप कभी भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज उसी के परिप्रेक्ष्य में ये 14वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे ओवरऑल। ठीक है, इस बुक का ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। तो जिन लोगों ने पिछला अगर प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो चैनल पे पर जाइए, आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, वो आप जरूर देखिएगा। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा, तभी इसका भरपूर फायदा आपको जो है एग्जाम में मिल पाएगा। ठीक है, शुरुआत करेंगे वीडियो को। सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन लेंगे और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है। ठीक है, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा एक समूह गलत है यहाँ पे बताना है। जैसे कि ओष्ठ वर्ण में दिया गया है प फ ब भ, इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, तो क्या है ये ओष्ठ वर्ण है। ठीक है, पा वर्ग जितने आते हैं प फ ब भ में क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं, तो ये तो सही है। दूसरा है कंठ वर्ण में क ख ग घ दिया गया है, तो ये भी सही है। ठीक है, कंठ में क्या आता है, क ख ग घ ही आता है। तीसरा है मूर्धन्य में दिया गया है च छ ज झ, ये देखिए अगर हम बात करेंगे मूर्धन्य तो ये देखिए गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मूर्धन्य में अगर हम देखेंगे तो अगर हम बात करेंगे तो ये जो चा छा जा झ दिया गया है, ये मूर्धन्य ना होकर ये क्या होता है, ये आपका होता है तालव्य। क्या होता है? तालव्य होता है। ठीक है, ये क्या होता है, चा छा जा झ जो होता है ये तालव्य होता है। तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सी पार्ट गलत वाला बताना, तो सी पार्ट ही हो जाएगा जो कि गलत है। ठीक है, तो मूर्धन, और अगर हम मूर्धन वर्ण की बात करेंगे तो मूर्धन में क्या होता है, टा वर्ग आता है, टा ठा डा और ढा। ठीक है, ये जो है वर्ण क्या है, ये आपके मूर्धन वर्ण में आते हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें रा भी आता है और री भी आता है इसी में, और इसी में ये वाला शा भी आता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये आपका हो जाएगा टा ठा डा ढा ड़ा। इस प्रकार क्या होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि गलत है। और वत्सर में न ल र सा, रा देखिए यहाँ पर भी आता है, यानी कि ये वत्सर में भी आता है। ठीक है, वत्सर में भी क्या है, ये आता है रा। तो इस प्रकार बाकी सारे सही है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रा का विवरण क्या है। रा का विवरण बताना यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो रा का विवरण में ये वत्सर ध्वन है, लुंठित होता है, सघोष होता है और अल्प प्राण व्यंजन होता है, तो ये इसके लिए सही है। ये पार्ट बिल्कुल क्या है, सही है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षुक प्रकाशन के द्वारा निकाली गई है। इसमें संपूर्ण स्टडी गाइड के नाम से बुक निकाली गई, जिसमें आपको लेटेस्ट करंट अफेयर, लेटेस्ट जो है सिलेबस पैटर्न के आधार पर निकाला गया। ठीक है, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर प्लस हिंदी इसी में सभी हैं, और इसके बाद भाग 2 में कंप्यूटर और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड 20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आने हैं। तो इस तरीके से ये बुक संकलित किया गया है। ठीक है, जिसमें आपको 3 साल पेपर मिल जाएंगे, 2000 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ पे जो है इस बुक के माध्यम से दिए जा रहे हैं। तो आप इसको अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जो है यूपी लेखपाल चक्षु की यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए जो है स्टडी गाइड, प्रैक्टिस सेट बुक और सब्जेक्ट वाइज बुक भी आती हैं, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा देखेंगे, निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह सभी को पता है। ए पार्ट में जो दिया गया है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, बी पार्ट में जो दिया गया है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें तो अल्प विराम चिन्ह ये जो दिया गया है कामा, ये क्या है, ये अल्प विराम चिन्ह है। और डी पार्ट में जो दिया गया है ये क्या है, अर्ध विराम चिन्ह है। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम चौथा देखते हैं तो यहाँ पे दिया गया, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य यानी कि गलत वाक्य बताना है। इतना तेज क्यों चल रहे हो, क्वेश्चन मार्क, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कितना सुंदर चित्र है ये, अब देखिए यहाँ पे उल्टा सीधा लिखा हुआ है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्योंकि अगर हम देखें इसका शुद्ध रूप तो यह क्या हो जाएगा, यह कितना सुंदर चित्र है, बाद में क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था। तो इस प्रकार इसका सही था। ठीक है, हमने बहुत आम खाया, सही है। ये पत्र किसने लिखे हैं, भी सही है। चलिए, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित को शुद्ध करना, जो ये रेखांकित किया हुआ यह गलत है, इसमें से सही ऑप्शन किसमें लिखा हुआ, तो ये सही रूप से अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा है, बाकी सभी में गलती की गई है, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, निम्न में से संज्ञा शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 तो इजी क्वेश्चन है। संज्ञा शब्द की बात करेंगे, इसमें से कौन सा हो जाएगा,
यहाँ पे अगर आप देखें सी ऑप्शन जो सभा शब्द है, सभा क्या है, ये संज्ञा शब्द है। किस प्रकार के संज्ञा शब्द है, तो समूहवाचक संज्ञा शब्द है। क्या है, समूहवाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी हरा, पतला और गहरा ये सभी क्या है, ये विशेषण शब्द हैं। ठीक है, ये क्या है, ये किसी की विशेषता बताएंगे तो विशेषण शब्द हो जाएगा। आंसर यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। जो सर्वनाम किसी वक्ता या श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं उस सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके तीन भेद हैं, उसमें एक आ जाता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें कि मैं और हम आता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें कि अगर हम बात करें तो तू, तुम और आप आ जाता है। ठीक है, ये तीन सर्वनाम हो जाते हैं। इसके बाद एक आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें कि वो, वह, ये है, ये इस तरीके से आते हैं। चलिए, निम्न में से विशेषण शब्द बताना है। अगला प्रश्न विशेषण क्या हो जाएगा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। विशेषण माने जो विशेषता बताते हैं किसी शब्द की, तो वो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए। यहाँ पे अगर हम देखें तो उचित शब्द क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर हम देखें लड़कपन, कठोरता, घबराहट, आपको लग रहा होगा कि ये विशेषण है, लेकिन ये शब्द संज्ञा से होकर बात करेंगे तो ये भाववाचक संज्ञा व्यक्त कर रहा है। ठीक है, क्या है, भाववाचक संज्ञा व्यक्त कर रहा है। ठीक है, चलिए, पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है, क्रिया बताना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो पढ़ रहा था, यानी कि अगर हम बात करेंगे जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो तो उसे संयुक्त क्रिया करें। अगर हम देखें यहाँ पढ़ रहा था तो यहाँ पे दो क्रिया हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ना और रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। इसमें से पुल्लिंग शब्द की बात करेंगे, इसमें से बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, उससे थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा संकल्प। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। संकल्प इसका पुल्लिंग शब्द है। बाकी घटना, लज्जा, प्रार्थना सभी स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। चलिए, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, यहाँ पे हमें बताना है कि रेखांकित वाक्य जो शब्द है पक्षी, इसमें कौन सा कारक का प्रयोग किया गया है। अगर हम बात करेंगे रेखांकित वाक्य पक्षी की तो यहाँ पे कर्म कारक का प्रयोग किया गया है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्म कारक क्या है, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अगर इसकी विभक्ति क्या होती है, को होती है। ठीक है, विभक्ति क्या होती है, क्या होती है। यह चिन्ह बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। अगर हम बात करेंगे तो जैसे बुलाना, सुलाना, कोसना आदि क्रियाओं के प्रयोग में अगर कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति जरूर लगती है। जैसे सोहन ने सांप को मारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए को लग गया। लड़की ने पत्र लिखा तो यहाँ पे देखिए को नहीं लगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मारने की क्रिया का फल सांप पर पड़ रहा है, अतः सांप क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा, को लगा भी है। और दूसरे वाक्य में जो लिखने की क्रिया है, लड़की ने पत्र लिखा, लिखने की क्रिया का फल पत्र पर पड़ रहा है, अतः पत्र कर्म कारक हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन को नहीं लगा। तो कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है, आपको वहाँ पे भाव के अनुसार जो है उत्तर देना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द बताना। तत्सम तद्भव जरूर आएगा। यहाँ पे तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द होता है तालाब। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तृण, तृण शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। इसका अगर हम तद्भव की बात करेंगे तो तिनका होता है। तीक्ष्ण शब्द तत्सम है, इसका अगर हम तद्भव की बात करेंगे तो तीखा होता है। तुंद शब्द की अगर बात करते हैं तो तुंद जो है क्या है, तुंद शब्द की बात तोंद होता है, तोंद। ठीक है, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दिए गए शब्द में से 4 अर्थ दिए गए हैं, मुख्य शब्द के सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ वाला चयन करना। प्रतिघात, प्रतिघात का सर्वाधिक उपयुक्त वाला चयन करना है। सर्वाधिक अर्थ बताना है। प्रतिघात का कौन सा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर की बात करेंगे तो प्रतिघात मतलब चोट के बदले चोट। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, इक प्रत्यय, इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा। ठीक है, इक प्रत्यय अगर हम लगाते हैं सप्ताह में तो क्या बनता है शब्द, वो बन जाएगा सप्ताहिक। क्या बनता है, सप्ताहिक बनता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बर्बर का हमें विलोम बताना है। अगले प्रश्न में बर्बर का विलोम क्या होता है, बर्बर का विलोम होता है शब्द जो कि आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, मतलब 5वां ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से समुद्र का पर्यायवाची क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे तो देखिए पारावार होता है, पयोध भी होता है, अर्णव भी होता है, लेकिन अम्बुद जो है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि ये किसका पर्यायवाची है, ये बादल का पर्यायवाची है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा ए पार्ट, जो हमें गलत वाला बताना था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17,
इनमें मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं? मूक, मूक शब्द की बात कर रहे हैं तो मूक यहाँ पे अगर देखा जाए तो विवश क्या होता है, इसका अनेकार्थक नहीं होता है। मूक का आशय बाध्य से होता है, जबकि मूक के अनेकार्थक शब्द की बात करेंगे तो मूक का एक अर्थ गूंगा होता है, एक अर्थ चुप होता है, एक अर्थ शांत भी होता है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। चलिए, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी इसमें से सही है? युग्म शब्द की इसमें से कौन सी जोड़ी सही है ये बताना यहाँ पे देख के कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे युग्म शब्द की जोड़ी की बात करेंगे, न्याय अन्याय, धारा पृथ्वी, अचल अचला, मान अपमान, कौन सी जोड़ी इसमें से सही जोड़ी है? तो यहाँ पे अगर हम देखें शब्द युग में तो आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का अचल अचला जो दिया गया ये सही जोड़ी है, बाकी सभी कहीं ना कहीं गलत किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द नहीं है? जैसे जल में जन्मने वाला को जलज कहते हैं क्या? तो बिल्कुल सही है, जलज ही कहा जाएगा। जहाँ केवल रेत ही रेत हो मरुस्थल कहेंगे क्या? तो ये भी बिल्कुल सही है, उसको मरुस्थल ही कहते हैं, जहाँ पर केवल बालू ही बालू रेत ही रेत होता है। अनुचित बात के लिए आग्रह तो दुराग्रह होता है, बिल्कुल सही। जो सब कुछ जानता हो बहुज्ञ, जो कि गलत है, इसको हम कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, श्रद्धानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? श्रद्धानंद का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो श्रद्धा प्लस आनंद आता है, बड़ा आ बड़ा मिलकर बड़ा आ हो जाता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हो जाता है। चलिए, किस युग में अशुद्धि है? दाल रोटी में द्वंद्व समास है क्या? बिल्कुल, दाल रोटी में द्वंद्व समास है। सतसई में द्विगु समास, बिल्कुल, जहाँ पे कम अंक आ जाए द्विगु समास हो जाएगा। आजन्म में अव्ययी भाव समास, ये भी सही है। प्रतिवर्ष में कर्मधारय, बिल्कुल गलत है। प्रतिवर्ष में अगर हम देखा जाए तो अव्ययी भाव यहाँ पर भी है, क्योंकि यहाँ पे प्रति शब्द क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो अव्यय है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है? इनमें से मिश्र वाक्य की बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंध है, ये जो है मिश्र वाक्य है। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है, आपको मिश्र वाक्य अगर पहचानना तो उसका उपवाक्य जो होता है वो प्रायः कि, जो, जहाँ, जिसने, ज्यों ही, जैसे, वैसे, क्योंकि, यदि, तो आदि जो है इस समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। चलिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ठीक है, विस्मय जो है स्थायी भाव है, किस रस का स्थायी भाव है? विस्मय जो होता है ये अद्भुत रस का स्थायी भाव, हास रस का हास्य होता है। ठीक है, विवत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा यानी कि घृणा जिसको कहते हैं, तो ये होता है। ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है, निर्वेद। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी में कौन सा अलंकार है? ठीक है, अलंकार की जब बात कर रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेर शब्द 2 बार आया है, बेर शब्द 2 बार आया है, दोनों बार इसके अर्थ अलग अलग हैं। यहाँ पहले वाले 3 बेर का अर्थ है कि 3 बार, मतलब कि दिन में 3 बार खाती थी। ठीक है, तो माने कि संख्या से रिलेटेड है। और दूसरा जो है 3 बेर है वो क्या है? बेर का अर्थ है समय। ठीक है, यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? ये समय को दर्शा रहा है, टाइम को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार ये किस अलंकार का हो जाएगा उदाहरण? तो ये यमक अलंकार का हो जाएगा। आंसर 5वां ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, कच्ची गोलियां खेलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? कच्ची गोलियां खेलना मुहावरे का अर्थ होता है अनुभव की कमी होना। अब यहाँ पे देखिए किसी भी नहीं है तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर भी 5वां ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? मतलब कि ये किस प्रकार की रचना है? तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये एक नाटक है। किसने लिखा हुआ? इसको मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया ये आधे अधूरा एक नाटक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, नाटक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 से 30 आपको ये गद्यांश पढ़ना है, गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके, और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये गद्यांश दिया गया है जिसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 से सच्चे वीर कौन होते हैं? गद्यांश के अनुसार अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन हो जाएगा, जो कर्म भाव से उत्साह दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, कर्म करने में आनंद किस कारण से मिलता है? गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो आंसर निकल के आएगा कि कर्म, कर्मफल व्यक्ति या वस्तु पर ध्यान केंद्रित होने से मिलता है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है। उपवाक्य का कौन सा प्रकार है? तो ये विशेषण उपवाक्य। ठीक है, कौन सा प्रकार है ये? विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य क्या होता है? किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? अगर आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा डी पार्ट। उत्साह के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट क्या है?
आलस्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 जीके को क्वेश्चन देखेंगे। समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया था? बताइए इसका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 46 में अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये कौन से कवि के द्वारा रचित थी? तो वो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, हरिसेन द्वारा रचित है जिसे इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। एक किस शैली में लिखा गया था ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। चंपू शैली इसका हो जाएगा आंसर। चलिए 1942 में विंस्टन चर्चिल और गांधी जी और कांग्रेस विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? 1942 में कौन आया था? 1942 की अगर बात करें उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था जिसमें ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था विंस्टन चर्चिल, उसने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। अब यहाँ पे कहाँ है स्टैफोर्ड क्रिप्स? ये है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है अनुच्छेद 338। याद रखिएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस आयोग में एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इनके कार्यकाल की बात करेंगे तो 3 वर्ष होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। भारत में न्यूनमती स्थान जो है निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? भारत में न्यूनमती जो है एक औद्योगिक स्थल है जो कि असम राज्य में पड़ता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे जो उद्योग है वो पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे इंडियन ऑयल कंपनी के द्वारा पहला तेल शोधन कारखाना 1962 में 1 जनवरी 1962 को स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 50। कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? कोडवा हॉकी महोत्सव की बात करेगा तो यहाँ पे आप लगा दीजिएगा कर्नाटक राज्य। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कर्नाटक राज्य का एक जिला है कोडागू जिला। ठीक है, कोडागू जिले में ही कोडवा हॉकी महोत्सव का एक अनोखा हॉकी कार्यक्रम है। ठीक है, जिसमें कोडवा समुदाय है जिसका हर साल इसका अंतर परिवार हॉकी टूर्नामेंट आयोजित करता है जिसमें 200 से अधिक परिवारों के खिलाड़ी क्या होते हैं? भाग लेते हैं। चलिए मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखा है? मालविकाग्निमित्रम पुस्तक जो है ये लिखा गया है महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, दंडी ने क्या लिखा? दंडी ने लिखा 10 कुमार चरितम, ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे भारवी ने क्या लिखा है? तो किराता अर्जुनियम जो है भारवी के द्वारा लिखा गया है। महाकवि भास के द्वारा स्वप्नवास दत्ता लिखा है। महाकवि भास ने क्या लिखा है? स्वप्नवास दत्ता लिखा। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन के स्थान का नाम बताइए जहां पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। वो कौन सा अधिवेशन हुआ था ये बताना है। तो उस अधिवेशन का नाम क्या है? उस अधिवेशन का नाम है लाहौर अधिवेशन। ठीक है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। कब हुआ था? 1929 में। ये जो है वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था और इसमें एक प्रस्ताव पारित करके पूर्ण स्वराज को जो है अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया गया था। तो ये था जो कि ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था इस अधिवेशन की अध्यक्षता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने किया था? केसरी अखबार की स्थापना की बात करेंगे तो केसरी एक मराठी समाचार पत्र है, मराठी भाषा का एक समाचार पत्र है केसरी, जिसको बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में इसकी स्थापना की थी, जिसका प्रथम अंक 1881 में ही प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट है। चलिए इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? कार्यवाहक राष्ट्रपति की बात करेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे। ये जो थे ये तीसरे राष्ट्रपति थे। ठीक है, भारत के, और प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका कार्यकाल 1967 से लेकर 1969 तक इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, 1969 तक इनका कार्यकाल रहा था। बाकी बीबी गिरी की बात करेंगे तो 1969 में यानी 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक इनके एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ठीक है, जो कि भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। और फिर इनका बाद कार्यकाल इनका हुआ 1969 से लेकर 1974 तक। इसके बाद अगर हम बात करेंगे न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह खां जो है ये 20 जुलाई 1969 में 24 अगस्त 1969 तक एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बी.डी. जत्ती की बात करेंगे तो ये जो है राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद 11 फरवरी 1977 से
25 जुलाई 1977 तक जो है क्या थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। चलिए, हाथ से महिला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया है? हाथ से महिला उठाने के कार्य को भारत में 1993 से ही प्रतिबंधित कर दिया गया है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। गैलेरस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? गैलेरस ज्वालामुखी की बात करेंगे तो ये कौन सा देश है? आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट, कोलंबिया में स्थित है। कोलंबिया देश दक्षिणी सीमा पर इसके स्थित है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए पार्ट, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध चोटी K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन श्रृंखला में कहाँ पर स्थित है? कौन सी श्रृंखला में स्थित है ये? तो ये काराकोरम श्रृंखला में पड़ता है। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है और संसार में एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे आंसर इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन हैं? तो अर्धशुष्क क्षेत्रों में अगर देखा जाए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के, तो वहाँ पे जो वन पाया जाता है उष्णकटिबंधीय कंटीले वन या कंटक वन कह सकते हैं, जहाँ पे वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के वन यहाँ पे बबूल, बेर, खजूर, खेर, नीम, खेजड़ी, पलास आदि जो है पाए जाते हैं। चलिए, फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया। फेमा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेमा का फुल फॉर्म है, ये एक एक्ट है। अगर हम बात करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, एक फेरा एक्ट आया था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 में। ठीक है, इसी को 2000 में, सन 2000 में क्या कर दिया गया? फेमा एक्ट कर दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो और ये क्या करता है? इन्हें पूरे देश और भारत के बाहर संचालित होने वाले निकाय कॉरपोरेट की उन सभी शाखाओं और एजेंसियों पर लागू होता है जिनके नियंत्रक या मालिक एक भारतीय निवासी हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? तो सभी को पता है, कान की हड्डी है, उसका नाम है स्टेपीज। ठीक है, कान की हड्डी स्टेपीज है, तो ये सबसे छोटी हड्डी है। और सबसे बड़ी हड्डी का पता है, उसका क्या नाम है? फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी है, जो कि जांघ की हड्डी है, सभी को पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अपक्रिया नहीं? इनमें से रासायनिक अपक्रिया की बात करेंगे तो क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया के परिणाम स्वरूप पदार्थ के रूप में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है और जिसे सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से पूर्व अवस्था में पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता, उसे कहते हैं रासायनिक अपक्रिया। जैसे कि पानी का भाप में रूपांतरण। पानी का भाप में रूपांतरण क्या है? एक क्या है? रासायनिक अपक्रिया नहीं है। कोयले का जलना रासायनिक अपक्रिया है, भोजन का पाचन भी होना, कागज का जलना भी रासायनिक अपक्रिया, लेकिन पानी का भाप में बनना ये रासायनिक अपक्रिया नहीं, क्योंकि इसको भाप से फिर पानी में बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 62 है। पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधे जो है अपना पोषक तत्व अगर हम बात करेंगे तो पौधे मुख्य रूप से मृदा यानी मिट्टी से अपने पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखिए तो कहीं नहीं लिखा है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या है? ई ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में नवंबर 2024 में किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है किस देश के द्वारा? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये थाईलैंड ने नियुक्त किया है। ठीक है, थाईलैंड के द्वारा नियुक्त किया गया है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए, हाल ही में नवंबर 2024 उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस सेवा का शुभारंभ किया गया? कौन सा शहर में किया गया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जो कि गोमती नदी किनारे बसी हुई है। तो यहीं पर राज्य की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने की घोषणा की है? तो माइक वाल्ट्ज नाम है इनका, जिनको बनाया गया है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? इंटेल कोर i9 की बात करेंगे, अब आपका चल रहा है कंप्यूटर का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे अगर इंटेल कोर i9 की बात करेंगे तो ये एक प्रकार के प्रोसेसर का नाम है। आंसर यहाँ पे जो है बी ऑप्शन। ठीक है, i5, i3, i7, i9 इस तरीके से क्या है, ये आपके जो है प्रोसेसर के नाम है। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का अर्थ क्या है? CRM की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म बनता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या बनता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो कि एक प्रकार का ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जिसमें कंपनी व्यवहारिक रूप से
प्लानिंग करती है और उसमें शोध करती है कि हम बिजनेस को कैसे इम्प्रूव करें। तो ये CRM जो सॉफ्टवेयर जो है कस्टमर के बारे में सूचनाएं अलग अलग चैनलों से संकलित करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से ऑटोमेटिक रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को क्या कहा जाता है? तो ऑटोमेटिक रूप से फॉर्म आदि जो भर जाता है उसको हम कहते हैं ऑटोफिल। क्या कहते हैं? ऑटोफिल कहते हैं। आंसर ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। MS एक्सेल 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? MS एक्सेल 2019 में अगर देखा जाए तो प्रोटेक्टेड अगर सीट है तो उसमें अगर देखा जाए तो उसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, क्या डिलीट नहीं कर सकते? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसके बिना प्रणाली माने कि सिस्टम संचालित नहीं हो सकता? इसमें से तो इसमें से क्या है जिसके बिना सिस्टम संचालित नहीं हो सकता? तो अगर कीबोर्ड नहीं है तभी सिस्टम चल सकता है, स्पीकर नहीं तब भी, माउस नहीं तब भी चल सकता है, मदरबोर्ड अगर नहीं है तो सिस्टम नहीं चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? इनमें से नहीं है कौन सा? अगर चैन प्रिंटर की बात करेंगे है, लाइन प्रिंटर ये भी है, बैंड प्रिंटर ये भी है, इंकजेट प्रिंटर जो है क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर ना होकर ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है जिस पर अगर हम बात करेंगे जानकारी को ये छापता है कागज पर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड या कागज के मध्य जो है संपर्क नहीं होता, इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा प्रिंटिंग किया जाता है। और इंकजेट प्रिंटर में क्या है? प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लाइनक्स सिस्टम की विशेषता है? लाइनक्स सिस्टम की विशेषता की बात करेंगे तो मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग होता है। पहली बात, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जो कि मार्केट में क्या है? ये फ्री है, फ्री उपलब्ध है। ठीक है, आप इसको फ्रीली इस्तेमाल कर सकते हैं, निःशुल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे लाइनक्स के माध्यम से तो इसमें उबंटू आ जाता है। ठीक है, डेबियन है, एंड्रॉयड है, फेडोरा है, ये सभी लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लाइनक्स जो होता है मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन को जो कि विंडोज ओएस में आता है उसे क्या कहते हैं? तो तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो विंडोज ओएस में आता है उसे विंडोज मैसेंजर कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे विंडोज मैसेंजर ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो पांचवा ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये जो होता है माइक्रोसॉफ्ट मैसेंजर सेवा से जुड़ा हुआ होता है। विंडोज चैट जो है अगर हम बात करेंगे तो ये विंडोज चैट क्या होता है कि टेलीफोन पर बात करने के समान होता है। अंतर केवल यह है कि बोलने की जगह हम अपनी बात या संदेश कीबोर्ड पर टाइप करते हैं जो तत्काल ही रिसीवर के मॉनिटर की स्क्रीन पर तुरंत दिखा दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विंडो मैक्सिमाइज करने के क्या अर्थ है? ठीक है, मैक्सिमाइज जो कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब कि ये इतना स्पेंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए, तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमाइज करना। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या है? बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अगला प्रश्न, कैल्क स्प्रेडशीट के किस सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन कहलाता है? ठीक है, कैल्क स्प्रेडशीट के किसी सेल के कॉलम लेटर और रो नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? तो उसको कहा जाता है सेल रेफरेंस। क्या कहते हैं? सेल रेफरेंस उसको कहते हैं। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है? इन संसाधनों में टूल और अनुप्रयोग होते हैं जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो किस प्रकार का वो नेटवर्क है जिसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल किया जाता है? तो वो होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न सेवाओं की डिलीवरी होती है। अब अगर हम बात करेंगे तो अभी तक आपको डेटा स्टोरेज करने के लिए HDD या फिर SSD का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी क्या है लेटेस्ट में अगर देखा जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ऑनलाइन ही डेटा स्टोरेज किया जा सकता है, तो इसका अब ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 है, ईमेल पता जो दिया गया है ये अवैध है क्योंकि ईमेल पते में निम्न में से क्या होना चाहिए? अब यहाँ देखिए जो ये ईमेल पता है ये गलत है, इनवैलिड है, इसमें क्या एक चीज़ें जो है मिसिंग है जिसकी वजह से गलत बताया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो @ कहीं पर नहीं लगा हुआ है, इसीलिए जो है ये क्या है ईमेल इनवैलिड है। ठीक है, तो आंसर क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी कि IoT की एक विशेषता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता की बात करेंगे, कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, डायनेमिक एंड सेल्फ एडॉप्टिंग होता है, स्केलेबिलिटी है। तो ये सभी भी जो है क्या है विशेषताएं हैं IoT
जो कि ये शब्द अगर हम बात करेंगे सबसे पहले केविन एस्टन के द्वारा 1999 में इसका प्रयोग किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। ठीक है, IoT जो है वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से डिजिटल डिवाइसेस लोगों के साथ मशीनों और अन्य ऑब्जेक्ट के एक दूसरे से जोड़ता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषताओं में कनेक्टिविटी आती है, ठीक है, स्केलेबिलिटी होती है, ये गतिशील होता है और ये जटिल, अगर हम बात करें स्वानुकूलन होता है, सेल्फ एडाप्टिंग होता है इसको कहते हैं, ये अपना पहचान रखता है, ठीक है, सेंसिंग का काम करता है। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए, TCP IP का घटक जो इंटरनेट की एड्रेसिंग स्कीम प्रदान करता है और पैकेट की वास्तविक डिलीवरी के लिए जिम्मेदार है, वो क्या कहलाता है? तो TCP IP मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि ये इंटरनेट की एड्रेसिंग स्कीम प्रदान करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जो अगर हम बात करेंगे पैकेट की वास्तविक डिलीवरी के लिए इनमें से कौन सा जिम्मेदार है, तो वो है होता है IP। ठीक है, IP का काम है पैकेट की डिलीवरी करना। ठीक है, TCP IP इंटरनेट को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल का संक्षिप्त रूप है। अगर हम बात करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये डेटा पैकेट को ट्रांसफ़र करने के लिए जिम्मेदार होता है, और TCP जो होता है ये सुनिश्चित करता है कि सभी पैकेट सुरक्षित रूप से पहुँचे, यदि आवश्यक हो तो उन्हें पुनः प्रेषित करें। तो इस प्रकार ये दोनों का काम होता है। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। चलिए, IoT शब्द जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये पहली बार कब प्रयोग किया गया? अब यहाँ पे अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 80, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, पांचों ऑप्शन सही, इसमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये पहली बार 1999 में इसका प्रयोग किया गया था। जिसने प्रयोग किया था उसका नाम क्या था? केविन एस्टन, जिसने सब प्रथम IoT शब्द का प्रयोग किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। अगला प्रश्न, अब क्वेश्चन आपके यूपी स्पेशल, ठीक है, इनमें से कौन सा किला बंगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है? बंगीरा पर्वत शिखर की अगर बात करेंगे तो वो किला कौन सा बहुत फेमस किला है? रानी झांसी का किला। रानी झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बंगीरा या फिर बंगारा ये पर्वत शिखर है, जो कि पहाड़ी है, उसी पर स्थित है। इस किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ओरछा के राजा था वीर सिंह देव, जिन्होंने 1626-27 में इसका निर्माण जो है करवाया गया था इनके द्वारा। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड जो क्षेत्र है अगर हम देखें तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक 11 जिला जो है मध्य प्रदेश से लगता है। ठीक है, जैसे कि इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में 7 जिले और मध्य प्रदेश के उत्तर में 13 जिले। ये लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्र को बुंदेलखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से शहरों में सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो है पटना वन्य जीव अभ्यारण्य, एटा जिले में पड़ता है। इसका नाम पटना है, तो पटना से बिहार मत समझिएगा। पटना वन्य जीव अभ्यारण्य एटा जिले में पड़ता है उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका क्षेत्रफल मात्र 108 हेक्टेयर है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? तो ये जो स्थित है ये पड़ता है गंगा और वरुणा नदियों के बीच। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। आंसर क्या है? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किसका उत्पादक है? तो औरैया जिला जो है, औरैया जिले में सबसे ज़्यादा शुद्ध देसी घी का उत्पादन होता है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। गुड़ का उत्पादन अयोध्या में होता है, मुजफ्फरनगर में होता है। हींग का उत्पादन जो है हाथरस में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध योजना जो है निर्मित है, ये किस नदी पर निर्मित है ये बताना है। तो ये निर्माण किया गया है बेतवा नदी पर। ठीक है, बेतवा नदी पर, जो कि मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेशमी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? इसमें से तो वो जगह अगर हम बात करेंगे 87 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो रेशमी वस्त्र के लिए अगर रेशमी की साड़ी जो है कहाँ का प्रसिद्ध? तो वाराणसी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। वाराणसी ऑप्शन में ना होने से पांचवा ऑप्शन सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, वाराणसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियाँ कहाँ पर स्थित है? सीमेंट फैक्ट्रियों की जब बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 88 का हो जाएगा चुर्क और डल्ला। चुर्क और डल्ला दो सीमेंट फैक्ट्रियां हैं जो कि ये सोनभद्र में पड़ती हैं। सोनभद्र जिले में
पड़ती हैं, स्थित हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब चुर्क में कब स्थापना किया गया, 1956 में स्थापना किया गया। और डल्ला में कब स्थापना किया गया, 1971 में किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों चीजें हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए क्या प्रसिद्ध है, सुरमा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। सुरमा का उद्योग की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बरेली जिला, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। आजमगढ़ की बात करेंगे तो वहाँ ब्लैक पार्टी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बरेली में ही कत्था का उद्योग फेमस है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे पीलीभीत की, तो यहाँ बांसुरी का काम होता है, बांसुरी बनाया जाता है, बांसुरी उद्योग बहुत फेमस है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं। कोयला सोनभद्र में पाया जाता है या यहाँ से निर्माण किया जाता निकाला जाता है, तो आंसर ए पार्ट मतलब है, सही है ये बिल्कुल। और बालू पत्थर मिर्जापुर में पाए जाते हैं, भी सही है। ठीक है, अब सुमेलित नहीं कौन सा ये बताना। ठीक है, सिलिका बालू प्रयागराज में मिलता है, बिल्कुल सही। यूरेनियम झांसी दिया गया, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम जो है एकमात्र जिला है, याद रखिएगा, ललितपुर, जहाँ से प्राप्ति होती है यूरेनियम का, और ललितपुर से ही तांबा की प्राप्ति होती है, तो ये दोनों याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, यह उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पड़ता है, तो ये पड़ता है फर्रुखाबाद जिला, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्रुखाबाद याद रखिएगा। अगला प्रश्न, स्मारक जो है 84 गुंबद उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया गया है, 84 गुंबद जो है कालपी जिला हो जाएगा, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। जालौन जिले का कालपी शहर, ठीक है, जालौन जिला का कालपी एक शहर है जहाँ पे 84 गुंबद जो है स्थित है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में एकमात्र क्षेत्र कौन सा जहाँ तांबा पाया जाता है। एकमात्र क्षेत्रफल उत्तर क्षेत्र जो है तांबा की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था ललितपुर में। ठीक है, एकमात्र जिला ललितपुर जहाँ पे यूरेनियम और तांबे की प्राप्ति होती है, तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग किया था। सत्यमेव जयते जो नारा है ये पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1918 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था, तो इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने ये जो है नारा दिया था। चलिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुक्सा जनजात पाई जाती है, बुक्सा या भोक्सा इनको कहा जाता है, जो कि ये बिजनौर और आगरा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, निवास करती हैं, तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान देखो CARI ये उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है ये बरेली जिला में पड़ता है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। बरेली जिला में एक शहर है इज्जत नगर, इज्जत नगर में ही ये पड़ता है। ठीक है, इज्जत नगर बरेली जिला में पड़ता है, जहाँ पे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में किया गया था। तो चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो जनगणना 2001 पूछा गया है, जहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला था आजमगढ़, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। और अगर 2011 वाला पूछा जाएगा तब हो जाएगा आपका जौनपुर, क्या हो जाएगा, जौनपुर। तो ये दोनों याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया। भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल जो है ये अभी परीक्षण किया गया हाल ही फिलहाल, तो ये आगरा जिले में किया गया है, आंसर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, उत्तर प्रदेश का पहला DNA बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पहला DNA बैंक की बात करेंगे तो ये वाराणसी के BHU में स्थापना किया जा रहा है, आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी हेतु वेदर स्टेशन स्थापित किया जाएगा। वेदर स्टेशन की अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 का, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और आज का वीडियो प्रिंट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।